तो स्वागत है आपका बड़ी खबर के साथ। मैं तहसीन फातिमा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मेरठ में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। मशहूर दवा बाजार खैर नगर में नियम टूटा है। दरअसल खैर नगर बाजार में दिखा भीड़ का भयावह रूप। इलाके में नहीं हो रहा कोविड नियमों का पालन। बाजार में उमड़ी भीड़ से भयावह हो सकती है स्थिति। जिले में हालात बिगड़ने के बाद भी भारी लापरवाही। तो ये तस्वीर आपके सामने है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप खुद देखिए। भारी भीड़ और भारी संख्या लोगों के बीच कोरोना का खौफ है कि नहीं, ये कह भी नहीं सकते हम, क्योंकि अगर खौफ होता तो इस तरीके की भीड़ नहीं उमड़ती। मेरठ की ये तस्वीरें, मेरठ में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी है। मशहूर दवा बाजार खैर नगर में नियम टूटा है। खैर नगर बाजार में भीड़ का भयावह मंजर देखने को मिला है। ऐसे में बिना वजह घर से निकलने की मनाही है, बावजूद इसके लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। इलाके में नहीं हो रहा है कोविड नियमों का पालन। वीकेंड में लॉकडाउन लगाने के बाद लॉकडाउन को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। अभी 6 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का सकारात्मक असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन का कतई भी असर नहीं है। ना पुलिस प्रशासन है, ना प्रशासन का कोई नुमाइंदा, ना इस बाजार में कोई भी जायजा लेता हुआ अधिकारी नजर आ रहा है। मोहसिन खान संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहसिन, मेरठ में भीड़ उमड़ी हुई है और कोविड के नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ी है, तस्वीर बयां कर रही हैं। देखिए फातिमा, बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती हैं। मेरठ का खैर नगर बाजार का इलाका है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ था और लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया था, तो उसके तहत ही अति आवश्यक चीजों को छूट दी गई थी, जिसमें खासतौर से जो दवा बाजार है या मेडिकल स्टोर है उनके लिए छूट दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद ये भी सख्त ताकीद की गई थी कि कोई भी बिना वजह सड़कों पर नहीं निकलेगा, क्योंकि अमूमन ये देखने में आया कि सन 1985, 1996, 1997 में इतने पुराने प्रिस्क्रिप्शन लेकर, यानी कि दवाओं के पर्चे लेकर लोग सड़कों पर निकल आए कि साहब हम दवाई लेने जा रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो खैर नगर का इलाका है, जो पूरा बाजार है, ये थोक दवा व्यापार का बाजार है। यहाँ पर फुटकर में दवाई नहीं मिलती है। अगर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई चाहिए तो आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अगर आपको कल्ब में दवाइयां चाहिए, यानी कि एक बहुत बड़ा स्टॉक दवाइयों का चाहिए, तो आप खैर नगर की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन मेरठ का जो लॉकडाउन का सूरत हाल है वो बड़ा ही परेशानी में डालने वाला है और लापरवाही का ये आलम न्यूज़ वन इंडिया पर चल रही एक्सक्लूसिव तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि लोगों में कोरोना का डर है। देखिए लॉकडाउन लगा हुआ एक्सटेंड किया गया है पूरे यूपी में, और ऐसे में अभी फिलहाल यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई कर्मी है जो नियमों का पालन करा सके। ऐसी तस्वीर क्यों नजर आ रही है मोहसिन? देखिए फातिमा, यहाँ पर जो पूरा सूरत हाल है, लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तस्वीर कुछ इस तरह से ही बन रही है कि जिस तरह से वांटेड फिल्म में जो क्लाइमैक्स जब आता है तो हीरो पूछता है कि डीजीपी कहाँ है, तो सब लोग कहते हैं कि डीजीपी तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति मेरठ में बन रही है। केवल खैरनगर बाजार का इलाका नहीं है, बल्कि जो मेरठ के दूसरे बाजार है या दूसरी प्रमुख सड़कें हैं, वहां पर ना तो किसी चौराहे पर, ना गली में, ना मोहल्ले में, ना सड़क के किसी कोने में कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चौराहों पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद भी हैं, वो एक साइड किनारे बैठे हुए हैं और धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो किसी वाहन चालक को रोका जा रहा है, ना ही लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आप सड़कों पर क्यों निकल आए हैं। तो क्या इनकी ड्यूटी धूप से बचने के लिए लगाई गई है या फिर कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए लगाई गई है? इस तरीके की लापरवाही क्यों? देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है और न्यूज़ वन इंडिया भी यही सवाल पूछ रहा है कि जब लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त ताकीद की है और लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस कोशिश में है, इस प्रयास में है कि कोरोना की जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए। और इसका अब जो लोगों के सामने निकल कर आया है और शासन के सामने जो तस्वीर आई है कि लॉकडाउन से ही इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिन का अगर हम मेरठ में आंकड़ा देखें तो 1000 से नीचे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची है। लेकिन उसके बावजूद जो निचले मोहसिन, अगर स्थिति ऐसे ही रही तो लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। लॉकडाउन बढ़ता जाएगा, जो कारोबारी है, छोटे कारोबारी है, जो रोज के कमाने वाले हैं, उनके ऊपर आर्थिक संकट मंडराएगा। लेकिन इस तरीके से जब आम लोग सड़कों पर निकलेंगे तो बेअसर लॉकडाउन साबित होगा और ऐसे में कई परेशानियां भी सामने आएगी।
देखिए फातिमा, निश्चित तौर पर साफ तौर पर ये जाहिर है, गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा था कि भय बिन होए ना प्रीत, भय के बिना प्रीत असंभव नहीं है। जब तक आप सड़कों पर उतरकर सख्ती नहीं करेंगे, एपिडेमिक एक्ट में आप मुकदमा कायम नहीं करेंगे और लोगों के चालान नहीं करेंगे, तब तक लोगों के अंदर डर नहीं बैठेगा। और जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक लोग घरों से बाहर निकलना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि तस्वीरें खैरनगर बाजार की बहुत ही ज्यादा डरावनी है, भयावह है और परेशानी में डालने वाली है कि अगर इसी तरह से लोगों का ये रेला निकलता रहा तो फिर कोरोना संक्रमण की चेन को कैसे ब्रेक किया जाएगा। तो लिहाजा इसका यही है कि आप सड़कों पर उतरे, चौराहों पर चेकिंग करें और जो बेवजह सड़कों पर लोग घूम रहे हैं उनके चालान काटे, एपिडेमिक एक्ट में मुकदमा कायम करें, तभी जाकर इसकी सख्ती का असर दिखाई देगा। ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज से खबर मिल रही है, स्कैनिंग सेंटर्स में अवैध वसूली का मामला सामने आया। कोरोना काल में मरीजों से जबरन वसूली की जा रही है। सिटी स्कैन के लिए वसूले जा रहे 2 गुना रुपए, सिटी स्कैन के लिए वसूले जा रहे हैं 6,500 रुपए। कोरोना काल में परेशान मरीजों से वसूली की जा रही है। यहाँ पर वसूली करने के लिए सख्त कार्रवाई करने की भी बात की गई है, बावजूद इसके डबल वसूली की जा रही है सिटी स्कैन में। ये खबर आज की मरीजों से जबरन ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, सिटी स्कैन के लिए 2 गुनी कीमत वसूली जा रही है। पहले लगभग 3500 रुपये लेते थे, इसमें कुछ 6500 रुपये ले रहे हैं और एक्सरे का जो पहले 400 रुपये लगता था इसमें 600 रुपये लग रहा है। कोरोना काल महामारी में लोग भी असर कर रहा है। ये लोग बढ़ा के ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ा के ले रहे हैं, इसमें लगभग 2000 की वृद्धि है इसमें। तो पहले आपने जो कराया था तो कम था? हाँ कुछ 3500 रुपये उसमें लेते थे, तो हेड का अलग से जगह पे और इसमें जो ये है 6500 रुपये। किस चीज़ का सीटी स्कैन कराया था आपने? ये हमने होल एब्डोमेन का कराया था, पेट का। आलोक मालवीय संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक मालवीय, स्कैनिंग सेंटर में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपदा में अवसर तलाश कर मोटी कमाई कर रहे हैं स्कैनिंग सेंटर वाले, उसी तरह संगम नगरी प्रयागराज के जगह जगह स्कैनिंग सेंटरों में भी इसी तरह की अवैध वसूली की जा रही है। जिस स्कैनिंग का 3500 रुपए लगता था उसका 6000 रुपए लिया जा रहा है, जिस एक्सरे का 400 रुपए लगता था उसका 600 रुपए लिया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं कि चेस्ट में आपके इन्फेक्शन हो गया है और इसका स्कैन करा के लाइए, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम आपका इलाज करवाएंगे। तो कोविड से परेशान जो मरीज और उनके परिजन रहते हैं वो स्कैनिंग सेंटरों पर पहुंचते हैं और वहां पर भारी भीड़ के बीच उनसे मोटी कमाई समय की जा रही है, जिस पर शासन प्रशासन किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस वजह से स्कैनिंग सेंटरों पर मोटी कमाई करके ये लोग मोटा पैसा वसूल कर अपनी कमाई को दुगनी चौगनी कर रहे हैं। जी। लेकिन सरकार की तरफ से साफ लफ्जों में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या सरकार की कार्रवाई का भी और प्रशासन की कार्रवाई का भी डर नहीं है ये लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये लोग पैसा लेते हैं उसका कोई रसीद, किसी तरह की रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं और सिर्फ पर्ची नंबर की बना के देते हैं और उसी नंबर से उनका स्कैन करके उनको उनकी कॉपियां दे दी जाती है। किसी तरह का कोई बिल ना होने की वजह से कोई क्लेम नहीं कर पा रहा है। लेकिन न्यूज वन इंडिया इस जन सरोकार के मुद्दे को उठाता है और उसने लोगों से जब बातचीत की तो लोगों ने बताया कि इस तरह से वसूली की जा रही है और पूछने पर जो स्कैनिंग सेंटर्स के मालिक हैं वो बताते हैं कि हम फिलहाल पहले से कम पैसा ले रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं कि लोगों से ज्यादा वसूली की जा रही है। जी चलिए आलोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच नोएडा से खबर मिल रही है, रेमडेसिविर और टोसिलीजुमाब इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिलीजुमाब इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक वाइस 400 ग्राम एमजी और 20 ml टोसिलीजुमाब इंजेक्शन बरामद हुई है। 1,00,000 से 80,000 रुपए में बेचते थे इंजेक्शन। एक अन्य आरोपी आकाशदीप पुलिस की गिरफ्त में दूर है। तो एक अन्य आरोपी आकाशदीप पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। कालाबाजारी को लेकर, इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी हो रही है, जिसको लेकर आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। तो सेक्टर 20 थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक वायस 400 mg 20 ml टोसिलीजुमाब इंजेक्शन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 1 लाख से 80,000 रुपए में बेचते थे, जो 1 लाख से 80,000 रुपए में बेचते थे इंजेक्शन। एक अन्य आरोपी आकाशदीप पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। निशान शर्मा संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निशान, कालाबाजारी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, कालाबाजारी लगातार लोग कर रहे हैं, अपने मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। उसको लेकर नोएडा पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है। कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं सेक्टर 20 पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी लगातार कर रहे थे, मनमाने रेट वसूल लेते, 80,000 रुपए से लाख रुपए जो एक इंजेक्शन देने के नाम पर वसूल लेते। मौके से इन दोनों युवकों के पास से इंजेक्शन भी बरामद किया है। इनके साथ ही जो एक साथी फरार बताया जा रहा। सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार कालाबाजारी कर रहे थे। जो दवाइयां हैं उनको महंगे दामों में बेचा करते थे, और जो लोग लगातार जो सोशल मीडिया पर डालकर जिनकी जरूरत है, जिनको दवाइयों की जरूरत है, उनको ये बेवकूफ बनाकर उनको महंगे दामों में बेचा कर रहे थे। वहीं नोएडा सेक्टर 20 पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उससे पहले भी काफी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। सेक्टर 20 पुलिस ने की है, टामन ने की है, सूरजपुर नौनीत पार्क जिले के अंदर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और जिसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब सलाखों के पीछे नोएडा पुलिस भेज रही है। शुक्रिया निशान तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना काल में सुल्तानपुर के लंबुआ से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी की मुहिम रंग लेकर आई है। दरअसल L1 और L2 कोरोना अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद विधायक देवमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था, जिसमें सुल्तानपुर में ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की मांग की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक को आश्वासन दिया है कि अयोध्या जिले के 2 ऑक्सीजन प्लांट में से एक प्लांट को सुल्तानपुर के लिए समर्पित किया जाएगा, जिससे सुल्तानपुर में ऑक्सीजन की कमी खत्म हो जाएगी। वहीं संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मी और वार्ड बॉय के मानदेय बढ़ाने की भी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो नोएडा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने आपकी रसोई शुरू करने की तैयारी की है, जहां से नोएडा के कोविड संक्रमित मरीजों को दोपहर में मुफ्त भोजन उनके घर पहुंचाई जाएगी। और ऐसे में आपकी रसोई आज से काम करना शुरू करेगी। इस रसोई को शुरू करने के बाबत पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी भी दी है। आपकी रसोई से मुफ्त भोजन के लिए कोरोना संक्रमित खुद या फिर उनके परिजन संक्रमित व्यक्ति का नाम, पता और कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट पर व्हाट्सएप कर सकती है। व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने प्रकाशित किया है, 8860441490 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद उस शख्स को भोजन पहुंचा दिया जाएगा, ये कहा गया है, वो भी बिना कोई शुल्क के। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऐसे में दिल्ली वालों की कोरोना में मदद का ऐलान किया है। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन, केजरीवाल ने यह ऐलान किया है 2 महीने के लिए मुफ्त राशन देगी दिल्ली सरकार। 72 लाख कार्ड धारकों को 2 महीने तक राशन, ये कहा है उन्होंने। मिलकर काम करने से ही कोरोना हारेगा, केजरीवाल ने ये कहा है। ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार देंगे सीएम केजरीवाल, ये ऐलान किया है। साथ ही साथ 1,56,000 चालकों की मदद की जाए। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो
तो जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया था, पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी सारी जो जितने डेली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी। तो लगभग पिछली बार भी हम लोगों ने 1,56,000 ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी, उन सब की मदद इस बार भी दिल्ली सरकार करेगी। ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुज़र रहे हैं, और ख़ास तौर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये सेकंड वेव तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम सब लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना दुख है, चारों तरफ लोग कितने परेशान हैं, चारों तरफ लोग कितने बीमार हैं। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सब लोग आपस में मिल के एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त कोई राजनीति नहीं करनी, सब मिल। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा इस मुश्किल घड़ी में सबको मिलकर आगे आना चाहिए और मिलकर काम करने का यहाँ पर कदम बढ़ाना चाहिए। और ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देगी दिल्ली सरकार। 1,56,000 चालकों की मदद पहले भी किया था और आगे भी मदद करेंगे, सीएम केजरीवाल ने कहा है। तो आगरा से खबर है, नगर पंचायत किरावली में मतदान पोलिंग बूथ के आसपास पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। एसएसपी मुनिराज ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने में पुलिस पूरी तरीके से जुटी हुई है। किरावली नगर पालिका का शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है मतदान। आज नगर पालिका का अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे चुनाव हो रहा, बाईपोल हो रही है, और यहाँ का कस्बा का 6 जगह में मतदान पोलिंग चल रहा है और फोर्स हर जगह लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए लोग आ रहा है, जा रहा है। जो पालतू घूमने वाला का सबको बंद करा के रखा है। आज लॉकडाउन भी है, उसको पुलिस पालन कर रहा है। शांतिपूर्वक चुनाव हो रही है, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। आज तो बढ़ेंगे आगे। दरअसल यहां पर मंत्री ब्रिजेश पाठक का सराहनीय कदम देखा गया। खबर ये लखनऊ से है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये कदम उठाया है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के इलाज की व्यवस्था की है। मरीजों को आवश्यक दवाइयां और अन्य उपकरण भिजवाए गए हैं। जनमानस की कोविड से रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा, उन्होंने कहा है। तो होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए मदद की है। मरीजों की आवश्यक दवाइयां और अन्य उपकरण भिजवाए गए हैं। जनमानस की कोविड से रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा, कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक का कहना है। उनका सराहनीय कदम देखा गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। दरअसल मरीजों को आवश्यक दवाइयां और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं कैबिनेट मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि आगे भी वो मदद करते रहेंगे तमाम उन मरीजों की जो कोरोना से ग्रसित हैं। जनमानस की कोविड से रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा, कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा है। कोविड महामारी को देखते हुए अपनी लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। ढेर सारे लोग होम आइसोलेट हैं। उनको समय से दवा मिलना बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए 1 सप्ताह की पूरी दवा जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सकों की सलाह पर
ये लिफाफा तैयार किया गया है। इसमें लिफाफा नंबर 1, इसमें 6 लिफाफे हैं। इस लिफाफे में 6 लिफाफे हैं छोटे छोटे। उसमें नंबर 1 लिफाफा आइवरमेक्टिन 12 mg टेबलेट का है, जो रात को सोते समय खानी है। ये 12 साल से कम उम्र वालों को एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं को नहीं खानी है। इसमें लिफाफा नंबर 2 जो है वो विटामिन सी टेबलेट का है। ये दवा सुबह नाश्ते के बाद खानी है। लिफाफा नंबर 3 जिंक 50 mg का है। ये दवा दोपहर के खाने के बाद खानी है। लिफाफा नंबर 4 विटामिन डी टेबलेट, ये दवा रात के खाने के बाद खानी है। लिफाफा नंबर 5 पैरासीटामोल टेबलेट, ये दवा बुखार या बदन दर्द होने पर खानी है। लिफाफा नंबर 6 अजिथ्रोमाइसिन टेबलेट, ये दवा रोज 3 दिन तक खानी है। इस प्रकार से ये कुल 6 लिफाफे इस बड़े लिफाफे के अंदर हैं। 1 सप्ताह की दवाई है। मैं अपने जो लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के हमारे भाई हैं, बहनें हैं जो बीमार हैं, घरों में रह करके अपना देखिए ब्रिजेश पाठक कुछ जानकारी दे रहे हैं कैसे किस तरीके से मेडिसिन लेनी है। उन्होंने ये कहा है बाकायदा पैकेज तैयार किया गया है और वो पैकेज जो होम आइसोलेशन में है, जिन्हें कोरोना हुआ है, उन तक ये पैकेट पहुंचाया जाएगा। एक बड़ी मदद कैबिनेट मंत्री की तरफ से देखी जा रही है। हर मंत्री को इससे सीख लेना चाहिए, हर मंत्रियों को ऐसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने खुद जानकारी दी है कि कैसे वो किस तरीके से मेडिसिन लेनी है और ये खाने पीने की व्यवस्था उन्होंने खुद की गई है और कहा है कि आगे भी वो ऐसे ही मदद करते रहेंगे। उनको दवाई तो आवश्यक दवाइयां और उपकरण भिजवाए गए हैं। बाकायदा पैकेट तैयार किया गया। इस पैकेट में तमाम वो चीजें जरूरत की रखी गई जो इस वक्त आवश्यक है। मरीजों को आवश्यक दवाइयां और अन्य उपकरण भिजवाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री की तरफ से जनमानस की कोविड में रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा, ये कैबिनेट मंत्री ने कहा है। तो लखनऊ कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक का सराहनीय कदम कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। और इस बीच एक खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीओ सदर मनीष सोनकर ने वापस लिया इस्तीफा। तो डीआईजी जोगेंद्र कुमार से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। एसएसपी के दुर्व्यवहार से नाराज होकर इस्तीफा दिया था। तो इस वक्त की अहम जानकारी, एसएसपी झांसी पर अमानवीयता का आरोप था। तो झांसी से यह खबर मिल रही है, सीओ सदर मनीष सोनकर ने इस्तीफा वापस ले लिया। डीआईजी जोगेंद्र कुमार से बातचीत के बाद इस्तीफा वापस लिया है। एसएसपी के दुर्व्यवहार से नाराज होकर इस्तीफा दिया था। एसएसपी झांसी में अमानवीयता का आरोप था। अमानवीयता का आरोप था। तो अयोध्या से खबर मिल रही है, नवनिर्वाचित प्रधान के जुलूस के दौरान पथराव का मामला सामने आया। जुलूस के दौरान छतों से बरसे ईंट और पत्थर। पथराव में दर्जन भर ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें आपको, बभन गांव में प्रधान समर्थकों ने जुलूस निकाला। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो पथराव में दर्जन भर ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। राघवेंद्र संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, पूरा मामला जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, नव निर्वाचित ग्राम प्रधान का एक जुलूस निकल रहा था। हालांकि विजय जुलूस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ था। खुद जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस बात को कहा था कि कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद उसका हर्ष मनाने के लिए कोई जुलूस की शक्ल में कोई जुलूस नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं उसको तोड़ते हुए एक विजय प्रधान है जो नवनिर्वाचित थे, ग्राम बभन गांव जो थानापुरा कलंदर जनपद के अयोध्या का ये पूरा मामला है। आज ही जैसे ही सुबह जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में जो विपक्षी गण थे उन्होंने अपनी छतों के ऊपर से ईंट और पत्थर को जो है बाकायदा एक प्रकार से हमला कर दिया और उस गंभीर हमले में जो है 1 दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए हैं। सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, कुछ लोगों का सीएससी में भी चल रहा है। ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।